हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया है ना? चलिए, तो आज का जो हमारा क्लास है उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और लेक्चर को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। अच्छा, तो जो पहले बात तो मैं कहता हूँ कि जो बच्चों अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं और उन्होंने अभी तक कोई भी वीडियो मेरा नहीं देखा है, यानी इसके प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है, तो काइंडली मैं अभी आपको आई लिंक दे रहा हूँ ऊपर, उसको एक बार देखिए, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है और आज हम कोशिश करेंगे इस क्लास को ख़त्म करने के लिए। अगर आप शुरुआत से देखते हुए आएंगे तो काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपके और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। रही बात जो बच्चे कंटिन्यूसली देख रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आ रही है। अगर आपको टॉपिक समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो काइंडली उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, आपके जितने भी कमेंट्स आएंगे मुझे अच्छा लगेगा ये देखने में कि आप लोग मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे हैं और अच्छे से सीख रहे हैं। कोई भी डाउट अगर आपका आया तो मैं उसको क्लियर करने की हमेशा कोशिश करूँगा। चलिए, हमने पिछले दिन जो पढ़ा था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, पिछले दिन हमने पढ़ा था कि हमने जो टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ा था और उसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें पढ़ी थी। ये पीडीएफ सेम पीडीएफ है, ठीक है, और मैं आज इसका इंक कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि पता चले हमने कौन कौन से दिन कौन कौन सी पढ़ाई की थी। चलिए, बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं। हमने टेम्परेचर पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे प्रेशर। देखिए कि मैटर के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसमें प्रेशर का क्या योगदान रहता है। चलिए, तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, we have already learned that the difference in various state of matter is due to the difference in the distance between the constituent particles। अभी तक हमने जो भी चीज़ पढ़ा है ऊपर वाले आगे वाले लेक्चर्स में, कि जितने भी सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस है, उनके बीच में पार्टिकल्स के रहने के तरीका, यानी कौन टाइटली पैक है, कौन लूजली पैक है, एकदम लूजली पैक है, उसी के हिसाब से हम लोग मैटर के तीन स्टेट को डिफाइन करते हैं। तो अभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुशिंग लिटिल प्रेशर एंड कंप्रेस गैस एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर। अगर एक सिलेंडर के अंदर गैस है और हम उसको टाइट प्रेशर से दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या होगा, लाइक दिस। यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया है, तो क्या हमें दिख रहा है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स जो दूर दूर थे वो पार्टिकल्स और भी पास पास आ गए, यानी पार्टिकल्स का पास में आना। लेकिन क्या इससे स्टेट चेंज हो गया? चलिए देखते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। गैसेस को लिक्विफाई कर सकता है, यानी गैसेस को ये लिक्विफाई कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि गैसेस में जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी दूर दूर थे। लिक्विफाई में ये क्या हो गया, ये ऐसे ऐसे साइड साइड में आ गए। और भी अगर टाइट होगा तो सॉलिडिफाई, लेकिन वो देखते हैं आगे टॉपिक में हमारे आता है कि नहीं। चलिए, एक यहाँ पे टॉपिक है जिसे हम कहते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस होता है, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्वेश्चन आते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर कि ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली में है क्या। देखिए, ये एक सॉलिड फॉर्म है जो कि गैस, कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म है जिसको स्टोर किया जाता है बहुत हाई प्रेशर में, यानी ये इस चीज़ का एग्जाम्पल है। गैस को गैस को हाई प्रेशर में डाल के उसको सॉलिड फॉर्म में रखा गया है, और जब भी वो सॉलिड CO2 gets converted directly to gas on decrease of pressure of 1 atmospheric without coming to liquid state। देखिए, मैं इसको यहाँ पे समझाता हूँ आपको। ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, आपका गैस स्टेट में चले जाता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल है। अब वो गैसेस स्टेट से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है, पहले वो देखिए। अगर हम गैसेस स्टेट से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की कोशिश करें तो हमें हाई प्रेशर देना पड़ेगा। हाई प्रेशर देने से क्या होगा, हम पर पड़ा है अभी। हाई प्रेशर देने से, प्रेशर का स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलिए प्रेशर का स्पेलिंग
ठीक है। हाई प्रेशर देने से क्या होगा कि इसके अंदर के गैसेस पार्टिकल में, यानी गैसेस CO2 पार्टिकल में जो भी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पार्टिकल्स थी वो आपस में मिलके और भी टाइटली पैक हो गई, तो इसलिए सॉलिड बन गया। और जैसे ही ये सॉलिड को हम रिलीज करते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ये लिक्विड स्टेट में ना आते हुए, देखिए मैंने काटा ध्यान से, चलिए मैं इसको रेड पेन से बताता हूँ। ये देखिए लिक्विड स्टेट में ये नहीं आएगी, ठीक है, लिक्विड स्टेट में ना आके ये डायरेक्टली सॉलिड से गैस स्टेट में चली जाएगी। कोई डाउट है? और इसी को देखिए मैं रेड पेन से यहाँ मार्किंग करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। ड्राई आइस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? ड्राई आइस, बर्फ जो कि सूखा है। ठीक है, रीज़न क्या है फिर से सुन लीजिए। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है? हाई प्रेशर से। हाई प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड के जो गैसेस पार्टिकल है जो लूजली है पैक्ड, वो हाईली टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, जिससे वो सॉलिड बन जाता है। ठीक है, और जैसे ही वो सॉलिड बन जाता है, अगर उसको हम छोड़ दें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, यानी रूम टेम्परेचर, या जहाँ पे प्रेशर उसकी डिक्रीज कर जाए, कब तक? देखिए डिक्रीज ऑफ प्रेशर लिखा है, डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, जब डिक्रीज हो जाए तब उसे वो लिक्विड स्टेट में बिना आए फिर से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। कोई डाउट है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसको देखिए, पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं हमसे। Thus, we can say that pressure and temperature determine the state of a substance। यानी तो state of substance determine करने के लिए क्या क्या important चीज़ें हैं? दोनों ही, टेम्परेचर भी है और प्रेशर भी है। प्रेशर से क्या होता है? पार्टिकल्स के बीच में इधर उधर पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, लूजली पैक्ड हो जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से आपका प्रेशर में भी वही सेम चीज़ होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम शॉर्ट में बताया गया है। सॉलिड से कहाँ जाएंगे? लिक्विड में, उसे हम कहते हैं फ्यूजन, पढ़ा है हमने, वेरी गुड। लिक्विड से जाएंगे गैस में, उसे क्या कहेंगे? वेपोराइजेशन, पढ़ा है हमने, वेरी गुड। गैस से जाएंगे सॉलिड में, डिपोजिशन, कल ही पढ़ा है, लास्ट टॉपिक लेक्चर का। ठीक है, सब्लिमेशन और डिपोजिशन। और फिर लिक्विड से आएंगे सॉलिड में तो सॉलिडिफिकेशन, और गैस से जाएंगे लिक्विड में तो कंडेंसेशन। ये जो आपके 1 2 3 4 5 6 टर्म है ना, ये 6 टर्म को आप इसी डायग्राम के थ्रू याद कर लीजिए। बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप खुद से इसको बना सकते हैं। ये डायग्राम जिसके दिमाग में है पूरा क्लियर, वो इन 6 पॉइंट को बड़े इजीली से डिराइव कर देगा। कुछ याद करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है वही है। फ्यूजन पढ़ा है, वेपोराइजेशन पढ़ा है, कंडेंसेशन पढ़ा है, सॉलिडिफिकेशन, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो बोला गया था कि ड्राई आइस जो होता है वो क्या होता है? 1 एटमॉस्फेयर में अपना प्रेशर को रिड्यूस करता है। तो 1 एटमॉस्फेयर से हम कहते हैं ATM। क्या है? एक्सर्टेड बाय गैस। कोई भी गैस जब कोई प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको हम किस तरह से मेजर करते हैं? एटमॉस्फेयर से। ठीक है, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। प्रेशर का यूनिट क्या है? पास्कल। और 1 एटमॉस्फेयर, ये रहा, ये हटा देता हूँ मैं, थोड़ा सा अंडरलाइन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये रहा, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 × 10⁵ पास्कल। एटमॉस्फेयर का यूनिट है, मतलब एटमॉस्फेयर को मेजर करने के लिए जो यूनिट होता है उसे हम कहते हैं पास्कल। तो 1 एटमॉस्फेयर 1.01 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। और इसी प्रेशर को एयर में हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे डेफिनेशन आ गया, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर है जिसमें हम जो प्रेशर एक्सर्ट करता है गैस, ठीक है, जो इसको हम मापते हैं किससे? पास्कल से। और इसका वैल्यू क्या है? 1.01 × 10⁵ पास्कल। और यही प्रेशर ऑफ एयर अगर एटमॉस्फेयर में होता है उसे हम कह जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी तक कोई डाउट है? अभी तक किसी को अगर डाउट है काइंडली आप यहाँ पे पॉज कीजिए और वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है, जब तक क्लियर ना हो आप आगे इन टॉपिक्स को आगे मत बढ़िए। 1 बार 2 बार वीडियोस को देखिए,
ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9 का, तो कुछ कुछ दिक्कतें आपको आएंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप टाइम लेके इन चीज़ों को पढ़ें और अच्छे से क्लैरिटी लेके ही आगे बढ़ें, क्योंकि ये सारे टॉपिक आगे वाले टॉपिक्स में या आगे वाले चैप्टर में या फिर नेक्स्ट क्लास में तो आएंगे ही आएंगे। ये सब आपका नॉलेज है और नॉलेज आपको बढ़ाना ही है। चलिए देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है, कन्वर्ट करने बोला है, कल के क्लास में कराया हुआ है। फिर कन्वर्ट बोला गया, फिजिकल स्टेट क्या है, फिजिकल स्टेट यानी लिक्विड स्टेट। वेरी गुड, किसका, वाटर का। चलिए बताया गया कि वाटर का 250 डिग्री सेंटीग्रेड में कौन सा स्टेट होगा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड में कौन सा स्टेट होगा। चलिए मैं नहीं आंसर बताने वाला इसका, आप खुद बताएंगे, ठीक है। चलिए लिखिए कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर दीजिए फटाफट। 2 का आंसर कमेंट सेक्शन में होना चाहिए, कमेंट कीजिए इसका आंसर अभी तुरंत। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है, कल ही पढ़ाया था मैंने। देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है, सोचिए सोचिए, ठीक है। लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा है, कल का लेक्चर देखिए, वहाँ पे पूरा क्लियरली लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, आइस। मैंने एग्जांपल लिया था कि डीप फ्रिज में रखा हुआ दूध का पैकेट, ठीक है। चलिए वीडियो देखिए और उसको अच्छे से क्लियर कीजिए। चलिए मैं अभी रिपीट करके वीडियो को लंबा करना नहीं चाहता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इवापोरेशन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, उसको हम कंप्लीट करेंगे आज ही। लिखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं इसको। कलर चेंज करते हैं, ब्लैक कर लेते हैं ताकि इम्पोर्टेंट को हम रेड से मार्क कर लेंगे। चलिए, डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। क्या स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने के लिए हमें हमेशा टेम्परेचर और प्रेशर की ही अनुभव लेनी पड़ती है। ज़रा गौर से देखिए, कैन यू कोट सम एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल बता सकते हैं क्या है, एग्जाम्पल है कौन सा, वेट क्लॉथ्स। देखिए वेट क्लॉथ्स ड्राई अप हो जाते हैं, क्या आप उसमें गर्मी देते हैं या आप उसमें प्रेशर देते हैं, ये ऑटोमेटिकली बिना बॉइलिंग पॉइंट के भी लिक्विड क्या होता है, आप कपड़े को बॉयल नहीं करते, जस्ट उसको सुखा देते हैं और उसका स्टेट क्या होता है, गीला यानी लिक्विड, उससे वो सूख जाता है यानी वो लिक्विड वेपर बन जाता है, लेकिन आपने उसके अंदर कोई बॉइलिंग पॉइंट उसका मेज़र नहीं किया और ना ही आपने पानी को बॉयल किया था। तो कैसे हो रहा है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है, व्हाट हैपन्स टू वाटर इन द अबव टू एग्जाम्पल, कैसे होता है ये। चलिए आंसर यहाँ पे लिखा है, ये क्वेश्चन है, ये इसका सोल्यूशन है। चलिए क्या बोलता है ये, we know that particles of matter are always moving and are never at rest। जो particles हैं वो आपस में इधर उधर मूव कर रहे हैं, वाल में प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं और कभी भी चुपचाप नहीं बैठे हैं। एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, कोई भी मैटर के कभी भी आप कोई भी टेम्परेचर पकड़ लीजिए, देर आर पार्टिकल्स विथ डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी कोई भी स्टेट हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, इन तीनों स्टेट में से कोई भी पार्टिकल कभी भी नॉर्मल या फिर स्टेबल स्टेट में नहीं है। स्टेबल यानी मतलब जहाँ पे वो चुपचाप बैठा है, पक्का वो मूव कर रहा है, किसी का मूवमेंट ज़्यादा है, किसी का मूवमेंट कम है, क्यों, बिकॉज ऑफ द स्पेस बिटवीन दिस मैटर, ठीक है। डिफरेंट मैटर के अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स का जो स्पेस कम है, किसी का स्पेस ज़्यादा है, उसी हिसाब से ये मूव करें, तो यानी मूव करें तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स के डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ये रहा। सो इन द केस ऑफ लिक्विड, अब लिक्विड की बात यहाँ पे क्यों की, क्योंकि ये एग्जाम्पल का आंसर है, ये देखिए क्या बोला है, इन द केस ऑफ लिक्विड्स ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस, कपड़े के जो सरफेस में है, हैविंग द हायर काइनेटिक एनर्जी, उनका काइनेटिक एनर्जी एकदम हाई होता है, तभी वो क्या करते हैं, बॉन्डिंग को ब्रेक करते हैं, और जो बॉन्डिंग किसका है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू द वाटर वेपर। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये कपड़ा है और ये कपड़े के अंदर का लाइनिंग है, ठीक है, और ये कपड़ा पूरा आपका गीला है, वेट है, ठीक है। तो जैसे ये गीला है, मान लीजिए ये जो ब्लू दाग दे रहा हूँ ना, डॉट्स, ये सब क्या है, इसके पार्टिकल्स हैं, वाटर वाले, ठीक है। देखिए वाटर वाले पार्टिकल्स में जो भी इनमें दे रहा हूँ, तो ये जो करीब वाले पार्टिकल्स हैं उनका काइनेटिक एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी इसको मान लीजिए ke1, काइनेटिक एनर्जी 1, और जो नीचे वाले पार्टिकल्स है उनका मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी 2। तो हमें क्या पता है, काइनेटिक एनर्जी जो 1 है वो ज़्यादा है काइनेटिक एनर्जी देन 2, और इसी कारण ये क्या हो जाते हैं, ये बॉन्डिंग से यानी अट्रैक्शन जो है दूसरे पार्टिकल्स के साथ उसको फ्री कर देते हैं, यानी वो छूट जाते हैं, और जैसे ही ये छूट जाते हैं ये क्या बन जाते हैं, गैसेस में फिर से बन जाते हैं यानी चेंज हो जाते हैं। दिस phenomenon of changing of liquid into vapor at any temperature below the boiling point is known as evaporation। बहुत important definition है, कल के sublimation के साथ इसको लिंक मत कीजिएगा, सब्लिमेशन डिपोजिशन के साथ इसको लिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान से फिर से पढ़िए, क्या बोला है कि जब भी हम ऐसे कोई फेनोमेनन को लाते हैं जहाँ पे लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर में कोई भी टेम्परेचर में, ठीक है, कोई भी टेम्परेचर में, और बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट था, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे यहाँ बात कर रहे हैं, मतलब बॉइलिंग होगी ही नहीं, नो बॉइलिंग, यहाँ पे कंडीशन में लिख दे रहा हूँ, नो बॉइलिंग, राइट, ऐसे नॉर्मली नो बॉइलिंग, तो वैसे जगह पे हम क्या करेंगे, एवापोरेशन कहते हैं। सो दिस phenomenon ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर at any temperature below its boiling point is known as evaporation। ये evaporation है। चलिए, यहाँ तक किसी को डाउट है? अब आता है इम्पॉर्टेंट, हमने इवापोरेशन जान लिया, इवापोरेशन कैसे होता है, बस ये डायग्राम को ध्यान में रखिए आप, जो मैंने आपको अभी सिखाया है, ये डायग्राम को याद रखिए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में डायग्राम अगर याद आ जाएगा ना, तो बस अगर आपने ध्यान से इसको सुना है, ये डायग्राम आपके लिए काफ़ी है, आप खुद से बना के इन चीज़ों को लिख सकते हो। बाकी बुक में एक बार अभी पढ़ोगे, आपको तो पता है मेरा फंडा, आप मेरे पढ़ाने के बाद एक बार बुक पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर, डाउट है कमेंट में कीजिए, दैट्स इट। चलिए, क्या क्या ये अब हमें पता है कि ये जो हमने इवापोरेशन किया उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा, ये एक्टिविटी 1.4 उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल एक्टिविटी है, पढ़ लीजिएगा। बस 3 जगह पे पानी के कुछ बूंदों को रखना है और देखना है कि कहाँ पे पानी जल्दी क्या हो रही है, एवापोरेट हो रही है। तो उन्होंने 3 जगह पे रखा है, एक कपबोर्ड में रखा है, एक आपके ओपन डिस्क में रखा था, और कहीं पे एक छुपा के रखा था, ऐसे छुपा के, यहाँ पे कहाँ पे लिखा है, यहाँ हाँ विंडो के पास रखा है, एक ओपन चाइना डिश में, एक रखा है टेस्ट ट्यूब के अंदर, एक है चाइना चाइना डिश में, और एक है ओपन चाइना डिश में, और एक रखा है ओपन चाइना डिश कहाँ पे, कपबोर्ड के अंदर। तो ऑब्वियसली मुझे पता, आपको पता है जो ज़्यादा ओपन एरिया है वहाँ पे क्या होगा, जल्दी इवापोरेट होगा। तो फैक्टर्स यानी कौन कौन से चीज़ हैं जो इवापोरेशन करने में हेल्प करते हैं या उसको रोकते हैं। तो इफेक्ट्स को पढ़ा जाता है। पहला देखिए, ये एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया, आप खुद बोलिए ना, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होता है, आपने एक प्लेट में कुछ पानी के यानी कुछ ड्रॉप्स ऑफ पानी रखा है, और आपने जस्ट कोई भी एक लाइक कटोरे में पानी रखा है, कौन जल्दी ज़्यादा एवापोरेट होगा, ऑब्वियसली प्लेट, क्यों, उसमें सरफेस एरिया ज़्यादा है। वी नो दैट इवापोरेशन इज ए सरफेस phenomenon। if the surface area is increased the rate of evaporation increases। बस इसको याद रखना पड़ेगा, सरफेस एरिया के साथ रेट ऑफ इवापोरेशन का क्या है, इंक्रीज है। तो इसको मैं इस तरह लिखे हूँ, देखिए आपको याद रखने का तरीका देखिए, यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पे लिख के आपको देता हूँ, ये रहा, दूसरे पेज लिखता हूँ। तो सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पता है, ये उठा तो ये भी उठेगा, ये डाउन हुआ तो ये भी डाउन होगा, ये पहला। देखिए कितना ये आसान है, आपको बता रहा हूँ मैं। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल क्या है, वाइल पुटिंग क्लॉथ्स फॉर डाइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। सेकेंड, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, बताइए खुद सोचिए, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इवापोरेशन ज़्यादा होगा या कम होगा, डेफिनेटली ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर बढ़ा, इवापोरेशन जल्दी हुआ, टेम्परेचर नीचे आया, इवापोरेशन भी धीरे होगा, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे लिखा है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट एनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो आउट इन द वेपर स्टेट। ये रहा, ये काइनेटिक एनर्जी बात कर रही है, ठीक है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट,
मत सोचिए सबके सब बराबर है। देखिए, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, मैं इसको इम्पोर्टेंट कर रहा हूँ क्योंकि इसको लोग इग्नोर कर जाते हैं, बच्चे इग्नोर करते हैं इसको। देखिए मत कीजिए। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। एयर में पानी की नमी को कहते हैं ह्यूमिडिटी, राइट। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। अगर एयर के पास पहले से ही ह्यूमिडिटी है तो पक्का उसने कुछ वाटर ऑलरेडी अपने अंदर रखी हुई है, तो वो क्या और भी अच्छे से एब्जॉर्व कर पाएगा, यानी इवापोरेशन को ले पाएगा? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पानी में नमी है। अगर पानी में नमी है तो वो और पानी एक्स्ट्रा नहीं ले सकता। देयरफॉर द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड more than a definite amount of water vapor at a given temperature. If the amount of water in air is already high, rate of evaporation decreases. समझ में आया? पानी पहले से पकड़ा हुआ है इसीलिए डिक्रीज होता है। तो तीसरा पॉइंट क्या था बताइए? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बढ़ता है तो इवापोरेशन घटता है। ह्यूमिडिटी घटता है, इवापोरेशन बढ़ता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी का मतलब होता है क्या? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि पानी की नमी ऑलरेडी एयर के अंदर है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए मैंने तीन को कैसे चेंजिंग किया कलर में, मैं ब्लू कलर कर दिया ताकि आपको याद रहे। अब चौथा फिर से आ जाते हैं, मैं दूसरा पेंसिल लेता हूँ, ग्रीन लेता हूँ। एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। विंड स्पीड का इंक्रीज होना क्या कहता है? इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए विंडी डे। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मे मूव अवे विद द विंड, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। ध्यान से देखिए, फिर से पढ़िए इसको। इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर इन द विंडी डे। जिस दिन हवा होती है उस दिन क्यों क्या होती है? जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही विंड की स्पीड इंक्रीज होती है, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। विंड के साथ वो बह के चले जाते हैं, यानी बह जाएंगे तो क्या होगा? नए एयर आएंगे, नए पार्टिकल्स आएंगे एयर के, तो वो और पानी लेके जाएंगे। तो जितने भी पार्टिकल्स आ रहे हैं जल्दी जल्दी लेके जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए फटाफट मिठाई बट रही है, दौड़ दौड़ के आ रहे बच्चे, मिठाई लेके भाग रहे हैं, उस तरह से। ठीक है। सो डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। तो ये भी चौथा वाला पॉइंट भी क्या होगा आपका? विंड स्पीड। मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा। इवापोरेशन को मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि मतलब मैंने पहले लिखा इन चीज़ों को, ताकि जब आप इसको पढ़ें आपको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन कोई ऐसे पढ़ेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए ख़त्म करते हैं, दो ही टॉपिक है और। हाउ डस एवापोरेशन कॉज कूलिंग? इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको। चलिए मैं इसको दूसरा एंगल लेता हूँ। इवापोरेशन कैसे कूलिंग करता है? हमने देखा है कि एवापोरेशन जब हम करते हैं, और अगर मान लीजिए कोई केटली में चाय बना रहा है, तो केटली के जो मुंह है वहाँ से जब गर्म भाप निकलती है उससे हम क्या कर देते हैं, मान लीजिए कोई ठंडा वाला आइस वाला प्लेट डाल दें, तो क्या होगा? जल्दी से वो कंडेंस कर जाता है। क्यों? इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवापोरेटिंग। ठीक है। The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको पूरा एकदम इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए 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 क्या कुछ कह गया इतने 4-5 लाइन में। ध्यान से सुनिए इस लाइन्स को। बोला है इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवापोरेटिंग। एक वेसल है, चलिए डायग्राम बनाता हूँ। एक वेसल है, एक वेसल है, यहाँ लिक्विड है, यहाँ पे बर्नर है। ठीक है, यहाँ पे बर्नर है। ये बर्नर क्या हो रही है? इसको इवापोरेशन कर रही है। ठीक है। तो द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। पार्टिकल के जो हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं? सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। क्यों? क्योंकि एवापोरेशन के दौरान जो एनर्जी लॉस हुई है उसको रिगेन करने के लिए। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल। आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके अपने तो अभी काफ़ी टाइम पे सैनिटाइज़र यूज़ किया है ना, तो जब सैनिटाइज़र आप यूज़ करते हैं या मान लीजिए कोई भी स्पिरिट
नेल पॉलिश रिमूवर वो सब यूज़ करते हैं। तो जैसे आप उसको हाथ में डालते हैं क्या होता है, जल्दी से वो सूख जाता है और आपको ठंडी का अनुभव, ठंडी एकदम लगती है। लाइक जब आप इंजेक्शन लेते हैं तो उस टाइम पे भी जो कॉटन के अंदर जो डॉक्टर वो रब करते हैं, डॉक्टर बोलिए जो प्रैक्टिशनर होता है या नर्स जो भी है, वो रब जो करता है उसके अंदर वो स्पिरिट लेता है, ताकि आपको वहाँ क्या लगता है, अचानक से आपको लगता है ठंड लग रहा है, वो भी ड्यू टू दिस, क्योंकि वो सडन इवापोरेशन होती है। उस इवापोरेशन में एटमॉस्फेयर के साथ जो लिक्विड है वहाँ पे एटमॉस्फेयर के साथ और लिक्विड का गैसेस का एक्सचेंज होता है, और उसी गैसेस ऑफ एक्सचेंज में इवापोरेशन जब हो रही है तब जो एनर्जी लॉस हो रही है उस एनर्जी को रीगेन करने की कोशिश करती है। तो रीगेन करने की कोशिश करने में सराउंडिंग को ठंडा महसूस कराती है। देखिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा क्लैरिटी आएगी। What happen when you pour some acetone या फिर nail polish remover on your palm? The particles, देखिए जो मैं बोल रहा था nail polish राइट, क्या बोला है, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग एंड इवापोरेट इजीली एंड पाम फील कोल्ड। क्या हुआ, आपके हाथ की जो गर्मी है, बॉडी टेम्परेचर, उससे वो एनर्जी को क्या किया, रिट्रीव किया। कब, जब आपने उसको हाथ में रखा, या फिर सराउंडिंग के साथ उसने उस चीज़ को उसने सराउंडिंग के साथ उस एनर्जी को रीगेन किया, करके इवापोरेट किया। इवापोरेट करने के तुरंत बाद रिएक्शन क्या हो गया कि आपका हाथ क्या हो गया, ठंडा फील कराया। ऑन ए हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ ऑफ और एन ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स द कूल द हॉट सरफेस। लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन याद है, क्या कहा था मैंने, लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन, कि 1 लीटर ऑफ वाटर को हमें गैस में कन्वर्ट करना है, कब, उसके बॉइलिंग पॉइंट में। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन यहाँ पे क्या है कि अगर आप ओपन ग्राउंड में, ऐसा एक ओपन ग्राउंड है, वो क्या कर रही है, वेपोरेशन कर रही है हमेशा, तो उस वेपोरेशन जब करती है हम उसमें पानी छिड़कते हैं। जैसे हम पानी छिड़कते हैं क्या होता है, ये वेपोराइजेशन में जो एनर्जी, सॉरी एवापोरेशन में, माफ़ कीजिएगा, वो एवापोरेशन में वहाँ पे जो पानी एब्जॉर्ब हो रही है, वो एब्जॉर्प्शन के जो एनर्जी लॉस हुई है उस एनर्जी को ये फिर से क्या करती है, गेन करती है। ठीक है, और इसीलिए सराउंडिंग ठंडा हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए, वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स। बहुत ईजी है, आप खुद से तो कोशिश कर सकते हैं। अब टॉपिक तो वही है, एवापोरेशन है, कैसे कूलिंग होती है, एवापोरेशन और कूलिंग यही लिंक करना है। देखिए फिर भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ। ड्यूरिंग समर वी पर्सपायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच हेल्प्स अस कीप्स अस कूल। पर्सपायर मतलब पसीना आना। वी नोट दैट ड्यूरिंग द इवापोरेशन द पार्टिकल्स एट द सर्फेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन यहाँ से, ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, वी नो दैट, हमें ये पता है कि जब हम इवापोरेशन करते हैं, द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। लिक्विड के पास जो होती है, सरफेस के पास जो लिक्विड है वो एनर्जी गेन करती है सराउंडिंग से, और क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाती है और वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। ऊपर हमने पढ़ा था अभी, द एनर्जी, जो हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल। ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई हीट के कारण, वो किसके बराबर है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बराबर है। तो इसीलिए हमारी लेटेंट हीट जो बराबर है, तो उसके कारण हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारी बॉडी क्या करती है, वो ठंडी हो जाती है। कॉटन being a good absorber of water helps in absorbing the sweat and expose it to atmosphere for easy evaporation। देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, इवापोरेशन होगा तो पार्टिकल्स जो हैं, देखिए लिख देता हूँ अच्छे से, इवापोरेशन अगर होगा तो जो सरफेस में पार्टिकल्स हैं, सरफेस में जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, जल्द काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेंगे। जैसे काइनेटिक इंक्रीज करेंगे फिर क्या होगा, सडनली उसका जो हीट है वो हीट बराबर होगा लेटेंट हीट ऑफ
वेपोराइजेशन में शॉर्ट में लिखा है LHV के साथ, और इसीलिए हमारी बॉडी क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। तो सब स्टार्ट किससे होता है, इवापोरेशन से। तो कॉटन अगर पहनेंगे हम तो क्या होगा, कॉटन पहनने से क्या होगा, कॉटन एब्जॉर्व करेगा। अरे जल्दी से एब्जॉर्व करेगा तभी तो इवापोरेशन कर पाएगा, राइट। तो ये पूरी प्रोसेस है, पूरी शॉर्ट में मैंने आपको बता दी। क्लियर रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। ठंडा पानी निकालते होंगे काफ़ी लोग, आप लोग ठंडा पानी तो पीते ही होंगे। तो जिस ग्लास में आप वो ठंडा पानी लेते हैं वो क्या होता है, वो आइस कोल्ड तो है, लेकिन बाहर जो ग्लास है उसमें पानी की बूंदें आ जाती हैं। क्यों, क्योंकि लेटर से यहाँ तो बता दिया है, सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द वाटर वेपर। यहाँ देखिए, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड ग्लास लूजेस एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। वेपर क्या हो गया यहाँ पे, वेपर से लिक्विड। वेपर थी, कहाँ पे आई, कांटेक्ट की किसके साथ, ग्लास की ठंडी हवा के साथ या ठंडे पार्टिकल्स के साथ। एनर्जी को क्या किया, लूज कर दिया। सडनली लूज कर दिया तो क्या हो गया, गैस बन गया लिक्विड स्टेट में, जिसे हम कहते हैं क्या, वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, कोई डाउट है। चलिए ये क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। वीडियो और लंबा नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी 30 मिनट्स का वीडियो हो चुका है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आई है। आप कृपया करके इन टॉपिक्स को, इस चैप्टर को अभी हो सके तो एक बार पूरा रीडिंग कीजिए। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रीड द कंप्लीट चैप्टर। ठीक है, इसको पढ़िए, मेरे वीडियोस को देखिए, इसको पढ़िए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पढ़िए। कोई भी अगर डाउट है मुझसे पूछिए, ठीक है, कमेंट कीजिए। यहाँ पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये रहा, व्हाट वी हैव लर्नड, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स हमने पढ़ा है। मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स हमने पढ़ा है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स मैक्सिमम, ये भी हमने पढ़ा है। इनमें से सारे टॉपिक हमने पढ़ा है। आप आश्चर्य हो जाएंगे ये देख के कि सारे टॉपिक जो हमने पढ़ा है वही ये है। तो देखिए रीडिंग पढ़ने का कितना फ़ायदा है। मैं आपको सारे टॉपिक्स ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ। आशा करता हूँ आप एंजॉय कर रहे हैं पढ़ाई को। आप बस मेरे साथ लगे रहिए। देखिए यहाँ पे एक और, एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सब यहाँ पे है, शॉर्ट में है ये सारे शॉर्ट में है। मैंने कहा था ना याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक बार पढ़िए, यहाँ से पॉइंट लेके याद कर लीजिएगा अगर आपको लगा। ठीक है, ये देखिए मेजरेबल क्वांटिटीज़ है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, लेंथ का मीटर होता है, मास का किलोग्राम होता है, वेट का न्यूटन होता है, और उसका सिंबल्स। ठीक है, क्वेश्चन आंसर को ट्राई कीजिए, डाउट हो तो पूछिए। अगर काफ़ी ज़्यादा बच्चों का डाउट्स अगर आया तो मैं क्वेश्चन आंसर के लिए इंटेक्स क्वेश्चन आंसर और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर, मैं उसके लिए दूसरे वीडियोस पक्का बनाऊंगा। ठीक है, अगर काफ़ी बच्चों को डाउट्स आता है कि अगर आप सब ने मेरी तरफ से बताए हुए तरीके से पढ़ाई की है तो मैं श्योर हूँ काफ़ी बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर फिर भी आती है, मैं हूँ, फर्स्ट वीडियो में कहा था मैं हूँ, सेकंड में भी कहा था मैं हूँ, मतलब जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा मैं हूँ। ठीक है, आप बस मुझे हेल्प कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, और मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मैं आपको समझाऊँगा। आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों पे इसको सर्कुलेट कीजिए ताकि वो भी इस तरह से पढ़ सके, आप भी उनके साथ डिस्कस कर सकें। ठीक है, चलिए यहीं तक रखते हैं वीडियोस को। हमारा फर्स्ट चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है। कोई भी डाउट हो तो मैं कमेंट सेक्शन में ऑब्वियसली उसका वेट करूँगा आंसर देने के लिए। चैप्टर को रीड कीजिए, मैंने जो पढ़ाया है उस पूरी चीज़ को देखिए, पढ़िए अच्छे से। कोई भी डाउट अगर हो तो मुझसे कमेंट में पूछिए। ठीक है, चलते हैं, बंद करते हैं आज का क्लास यहीं पे। नेक्स्ट एक नया चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। ठीक है, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल पेशेंस।